Hello students, in the previous two videos of malaria, we have discussed about the life cycle of malaria. ठीक है, पिछली वाली जो मलेरिया की दो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने मलेरिया की लाइफ साइकिल के बारे में बात की. ठीक है, पैरासाइट किस तरीके से डिवाइड करता है, रिप्रोडक्शन करता है और उसके लाइफ साइकिल का कौन सा इवेंट कहाँ पे होता है. जैसे ये पता है कि मलेरिया में दो होस्ट की जरूरत होती है. In order to complete the malaria parasite, that is the plasmodium, it needs two hosts in order to complete its all the life cycle. ठीक है, तो पहला होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो एंड द सेकेंड होस्ट इज ह्यूमन बींग्स. राइट, तो हम लोगों ने लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी की. इन टूडेज वीडियो हम बात करेंगे सिम्टम्स के बारे में. व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर मलेरिया एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया. ठीक है, तो अगर हम बात करें सिम्टम्स की तो मलेरिया के सिम्टम्स जिस तरीके से हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं, वी कैन कैटेगराइज द सिम्टम्स ऑफ मलेरिया इनटू 3 स्टेजेस. ठीक है, सिम्टम्स को हम लोगों ने 3 अलग अलग स्टेज में कैटेगराइज किया है. तो ये तीनों सिम्टम्स जो है, जो 3 अलग अलग स्टेजेस के सिम्टम्स है, वो साइमल्टेनियसली रिपीट होते रहते हैं. ठीक है, एक के बाद एक आएगा, एक के बाद एक आएगा, फिर वो रिपीट होते रहेंगे. राइट, ठीक है. तो सिम्टम्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं. सिम्टम्स में हम लोगों ने सिम्टम्स को 3 स्टेज में कैटेगराइज किया है, द कोल्ड स्टेज, द हॉट स्टेज एंड द स्वेटिंग स्टेज. ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम पे आप पेशेंट को, मलेरियल पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिवरिंग होगी, बहुत ज़्यादा कोल्ड फील होगा, वो 2-2 3-3 ब्लैंकेट्स का यूज़ करेंगे, फिर भी उनको मतलब नॉर्मल फील नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो कोल्डनेस की फीलिंग है, ये कहीं बाहर के एनवायरनमेंट से नहीं आती है, ये हमारे बॉडी के अंदर से जनरेट होती है. ठीक है, बॉडी में हमारे आरबीसीज रैप्चर होते हैं. ठीक है, आरबीसीज रैप्चर होते हैं, हीमोग्लोबिन रिलीज होता है. तो आरबीसी रैप्चर होने की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर अचानक से बहुत नीचे गिर जाता है और हमें जो पेशेंट है उसको फील होने लगता है कि कोल्डनेस की फीलिंग आती है, सिवरिंग होगा, वो कांपने लगेगा. इवन अगर वो 2-2 3-3 कंफर्टर्स भी यूज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो चिलिंग वाली फीलिंग या फिर कोल्ड वाली फीलिंग जो है वो कम नहीं होगी. ठीक है, तो पहला स्टेज क्या है? कोल्ड स्टेज है. तो कोल्ड स्टेज में क्या होगा? सिवरिंग, मतलब कपकपी होगी. द हैंड विल शेक, है ना, बॉडी उसकी थोड़ी थोड़ी कांपेगी इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी. ठीक है, और चिलिंग, बहुत ज्यादा ठंडक की फीलिंग होगी. ठीक है, ये सिवरिंग और चिलिंग होने का रीजन क्या है? रीजन है आरबीसी का रप्चर होना. जब हमारे ब्लड में जो आरबीसी प्रेजेंट है वो रप्चर होता है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर अचानक से डाउन हो जाता है. ठीक है, तो कोल्ड स्टेज आती है ड्यू टू रप्चरिंग ऑफ आरबीसी, और सिवरिंग और चिलिंग की फील बहुत ज्यादा आएगा. ठीक है, नेक्स्ट स्टेज आती है हॉट वाली स्टेज. ठीक है, हॉट स्टेज, नेक्स्ट सिम्टम्स जो है वो हॉट वाला स्टेज है, कोल्ड स्टेज के बाद आता है. अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो सिवरिंग हो रही थी, अब यहाँ पे टेम्परेचर बॉडी का राइज होना स्टार्ट होगा. राइज होते होते बॉडी का टेम्परेचर कहाँ तक पहुंच सकता है? अप टू 106 डिग्री फॉरेनहाइट. ठीक है, 106 डिग्री फॉरेनहाइट तक का फीवर पेशेंट को आएगा. और इसके साथ साथ उसकी जो हार्ट ब्रीथ है या फिर ब्रीदिंग का रेट है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से ब्रीदिंग का रेट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. इसका रीजन क्या है? ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होने का रीजन ये भी है क्योंकि आरबीसी रैप्चर हो गई है, ऑक्सीजन उस स्पीड के साथ हमारे बॉडी के सेल्स को नहीं पहुंचता है, तो हम जल्दी जल्दी ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं. अब जल्दी जल्दी जब ब्रीथ करेंगे तो हार्ट रेट भी उसी के साथ साथ क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. आप लोगों को ये पहले से पता होगा कि ब्रीदिंग का रेट जब भी इंक्रीज करता है तो साथ साथ हमारा हार्ट रेट भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, अब ये इंक्रीज होने का रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इंक्रीजिंग द टेम्परेचर? यहाँ पे आपने देखा आरबीसी रप्चर हो रहा था. जब आरबीसी रप्चर होता है तो आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने आपको बताया था कि जब ये मेरोजोइड्स रिलीज होते हैं हमारे आरबीसी में, तो ये मेरोजोइड्स आरबीसी को डिकम्पोज करके या फिर आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसको डिकम्पोज करके केमिकल में कन्वर्ट करता है, जिसको हम हीमोजोइन कहते हैं. और ये हीमोजोइन क्या है? इट ए पायरेटिक. ठीक है, पायरेटिक मतलब क्या? ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को अल्टर करता है. तो हीमोजोइन केमिकल जो रिलीज हो रहा है, इट इज व्हाट? इट इज अ पायरोजन. इट इज गोइंग टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हॉट स्टेज. हॉट स्टेज में हमारे बॉडी के अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. अब हॉट स्टेज के बाद क्या आएगा? स्वेटिंग वाली स्टेज आएगी. स्वेटिंग वाली स्टेज में क्या होता है? टेम्परेचर वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा, ना चिलिंग वाला टेम्परेचर रहेगा ना फीवर रहेगा. अब जब स्वेटिंग होगी तो टेम्परेचर गेट्स टू नॉर्मल, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी. स्वेटिंग इतनी ज्यादा स्टेज पे होगी कि ड्रेनेज होने लगेगी बॉडी से. ठीक है, लॉस ऑफ लिक्विड एट अ वेरी हाई रेट.
ठीक है, यहाँ तक कि जो कपड़े वो पहने रहेंगे वो भीग भी सकते हैं, स्वेटिंग इस रेट से होगी, ठीक है, और हम क्या आ जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द थ्री स्टेजेस ऑफ सिम्टम्स ऑफ मलेरिया, हॉट, कोल्ड एंड स्वेटिंग, ठीक है। रीजंस भी मैंने बता दिए, आरबीसी का रप्चर होना और हीमोजोइन का रिलीज होना। हीमोजोइन इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर एंड रप्चर ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। अब एक मलेरियल पेशेंट अगर है, वो एक बार मलेरिया से रिकवर हो जाता है, जो प्लाज्मोडियम है वो अगर हमारे बॉडी से इराडिकेट हो जाता है या पूरी तरीके से किल हो जाता है, हमने ट्रीटमेंट कंप्लीट कर ली, लेकिन उसके बाद भी पेशेंट कई दिनों तक एग्जॉस्टेड रहता है, बहुत वीकनेस फील होती है, आरबीसी बहुत हाई वॉल्यूम में रैप्चर हुए हैं, तो वो पेशेंट एनीमिक फील करता है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री symptoms which the patient is going to experience post the disease, ठीक है। डिजीज अकर होने के बाद में या डिजीज ठीक हो जाए उसके बाद भी पेशेंट एनीमिक फील करता रहता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी रैप्चर है, ब्लड की जो हीमोग्लोबिन कंटेंट है, आरबीसी कंटेंट है, वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट। दैट्स व्हाई द पेशेंट फील्स एनीमिक, ठीक है। ये तो हमने सिम्टम्स की बात कर ली। नाउ लेट अस डिस्कस द प्रोफाइलैक्सिस। प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है मेरे बच्चों? प्रोफाइलैक्सिस इज नथिंग बट, अब मलेरिया से बचाव कैसे किया जाता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट द मलेरियल पैरासाइट फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। कोई भी मलेरिया पैरासाइट है उसको अपने बॉडी में एंटर करने से हम कैसे रोक सकते हैं। अच्छा, तो आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर करवाने के लिए जो होस्ट रेस्पॉन्सिबल है या फिर जो वेक्टर है रेस्पॉन्सिबल है वो क्या है, एनोफिलिस मॉस्किटो। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉस्किटो से अगर अपने आप को सेफ रखे या बचा के रखे, मॉस्किटो की बाइट से अगर हम बचे रहें, तो ये जो प्लाज्मोडियम विवेक्स है, वायरस है, ये हमारे बॉडी में ट्रांसफर नहीं होगा, बिकॉज एनोफिलिस मॉस्किटो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग दिस प्लाज्मोडियम वायरस इन आवर ब्लड, राइट। तो प्रिवेंशन, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन। किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं हम? मॉस्किटो रिपेलेंट्स यूज कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे मॉस्किटो रिपेलेंट्स आते हैं, अलग अलग फॉर्म में आते हैं, तो मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं या मॉस्किटो नेट्स का यूज कर सकते हैं। ये तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। इससे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके अलावा आफ्टर केमिकल्स होते हैं डीडीटी और बीएचसी, दीज आर वेरी पावरफुल एंड पोटेंट केमिकल अगेंस्ट द प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। ये बहुत ही पोटेंट और बहुत कारगर केमिकल्स थे, लेकिन इनका ड्रॉबैक ये था कि अगर ये केमिकल्स हम किसी वाटर बॉडी के ऊपर स्प्रे कर रहे हैं, जैसे मॉस्किटो का जो लार्वा होता है प्लाज्मोडियम का जो लार्वा होता है, मॉस्किटो का लार्वा होता है, वो स्टैग्नेंट वाटर में फीड कर रहा है, अगर हम वहाँ डीडीटी यूज कर रहे हैं तो उस वाटर बॉडी में रहने वाले दूसरे ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में डीडीटी बहुत लंबे समय तक रहता था, जो इसकी वजह से बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलता था। थे तो ये बहुत ज्यादा पोटेंट और इफेक्टिव केमिकल्स थे जो प्लाज्मोडियम विवेक्स को या फिर मॉस्किटोस को किल करते थे एट अ वेरी गुड रेट। द रिजल्ट वाज वेरी गुड, बट दे वर कॉजिंग बायो मैग्निफिकेशन इन द एक्वेटिक organisms which were there present inside that water body, ठीक है। तो आज से 10 या 15 साल पहले तक ये डीडीटी और बीएचसी यूज हो रहे थे, लेकिन अब इन चीजों को, इन केमिकल्स को बैंड कर दिया गया है ड्यू टू देयर साइड इफेक्ट्स, ठीक है। अब ये बैंड हो गए हैं तो हम लोगों ने जो तरीका नया ढूंढा है, वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का ये मतलब क्या हो, मतलब हम कुछ नेचुरल मेथड्स यूज करते हैं जिसके वजह से प्लाज्मोडियम वायरस जो है, वाइवेक्स जो है, वो लार्वल स्टेज पे ही किल हो जाता है, वो मॉस्किटो के अंदर आ नहीं पाता है और मॉस्किटोज उनको फैला नहीं पाते। तो बायोलॉजिकल मेथड्स में हम ये देखते हैं कि कौन से बायोलॉजिकल मेथड से हम मलेरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को तो पता होगा मॉस्किटो का लार्वा जो है वो फीड करता है, अपर सरफेस पे चला आता है, ठीक है। तो जो लार्वा है मॉस्किटो का, लार्वा के अंदर ही ये प्लाज्मोडियम वाला जो वायरस है ये प्रेजेंट होता है। तो इस लार्वा को हम किस तरीके से हटा सकते हैं या इराडिकेट कर सकते हैं? तो हम लोगों ने ऐसे वाटर बॉडीज, स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज जहाँ पानी बहता नहीं है, जमा हुआ रहता है, ऐसी जगह पे हम लोगों ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस कर दिए, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स इंट्रोड्यूस कर दिए जो मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करते हैं, मतलब खाना पीना उनका क्या है, मॉस्किटो लार्वा है। तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स में यहाँ मैंने लिख रखा है। फिशेस है, ठीक है, फिशेस की कुछ वेराइटीज है, जैसे गैम्ब्यूसिया,
मिनोस एंड ट्राउट्स, ये 3 अलग अलग वैरायटी की फिशेस है जो मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करती है। तो वाटर बॉडीज में अगर ये फिश की वैरायटीज प्रेजेंट है तो मॉस्किटो के लार्वा को वही ये एज अ फूड ये उनको ले लेंगे और उसके बाद वो लार्वा आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा वो, या फिर वाटर बॉडी के बाहर निकल नहीं पाएगा, राइट। इसके अलावा हम पॉन्ड्स, लेक्स, ऐसी जगहों पे बर्ड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, डक्स को इंट्रोड्यूस, जैसे डक, बत्तख, तो वो भी क्या करते हैं, मॉस्किटो के लार्वा के ऊपर फीड करते हैं और ये जो डिजीज है या फिर ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है ये बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। कुछ प्लांट्स भी है जैसे यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इट इज व्हाट, इट इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, इट इज अ इंसेक्टिवोरस प्लांट, ये भी प्लांट पे फीड करता है। तो देखो यहाँ पे फिशेस की वैरायटीज, बर्ड्स और प्लांट्स की वैरायटीज क्या है, ये मॉस्किटो के लार्वा को कंप्लीटली फूड की तरह खा लेंगे, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बायोलॉजिकल मेथड्स है जो आजकल हम क्या कर रहे हैं, जिसकी तरफ आजकल हम क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, ताकि एनवायरनमेंट में बायोमैग्निफिकेशन ना कर पाए ऐसे केमिकल्स, राइट। ये तो बात हो गई प्रिवेंशन की, किस तरीके से मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है, हाउ कैन वी स्टॉप द स्प्रेड ऑफ मलेरिया, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को मलेरिया की बीमारी हो गई, प्लाज्मोडियम उनके बॉडी में एंटर कर गया, तो फिर हम उस पेशेंट के साथ किस तरीके से ट्रीटमेंट चलाते हैं, हम इसकी बात करेंगे अब, ठीक है। तो ट्रीटमेंट 2 बेसिस पे होता है, ठीक है। एक, सिम्टम्स को हम ट्रीट करेंगे। सिम्टम्स मतलब मलेरियल पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर किया, जिसकी वजह से सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, फीवर आ रहा है, ठंड लग रही है, स्वेटिंग हो रही है, तो फीवर इज अ सिम्टम ऑफ मलेरिया। और ये सिम्टम हो क्यों रहा है, प्लाज्मोडियम की वजह से, क्योंकि प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसी को रैप्चर करके हीमोजोइन रिलीज कर रहा है। तो हमको ट्रीटमेंट 2 तरीके से करना होगा, एक ऐसी ड्रग लेनी होगी जो प्लाज्मोडियम को किल करे, और दूसरी ड्रग लेनी होगी जो फीवर को कंट्रोल करे, ठीक है। तो हम 2 तरीके से ट्रीटमेंट बिगिन करते हैं, ठीक है। सिम्टम टारगेटेड ट्रीटमेंट मतलब ये फीवर वगैरह जो मलेरियल पैरासाइट की वजह से जो सिम्टम्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं उनको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट, पैथोजन टारगेटेड मतलब प्लाज्मोडियम को किल करने वाली ड्रग्स, राइट। तो सिम्टम्स टारगेटेड ड्रग में हम एंटीपायरेटिक लेंगे, ठीक है। अब एंटीपायरेटिक का क्या मतलब होता है, तो ये जो हीमोजोइन है, इट इज अ पायरोजन। पायरोजन का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, पायरोजन इज गोइंग टू इंक्रीज द अल्टर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी, मतलब ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो ऐसी ड्रग्स लो जो एंटीपायरेटिक है, मतलब जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को वापस नॉर्मल पे लेके आए, जैसे क्रोसिन। क्रोसिन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ठीक है। तो ये तो सिम्टम रिलेटेड ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा अब हम पैथोजन टारगेट रिलेटेड ड्रग्स की बात करेंगे जो प्लाज्मोडियम को किल करेगा। प्लाज्मोडियम की जो अलग अलग वेराइटीज हैं उनको किल करेगा, ठीक है। तो पहला ड्रग जो यूज होता है दैट इज व्हाट, क्यूनाइन। क्यूनाइन इज अ इफेक्टिव ड्रग। सबसे पहले मलेरिया को ट्रीट करना जब स्टार्ट किया गया तो यही ड्रग यूज की जाती थी, क्यूनाइन। ये क्यूनाइन ड्रग एक्सट्रैक्ट कहाँ से होती है, हमें कहाँ से मिलती है, ये छाल से मिलती है। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। सिंकोना ट्री इज अ मेडिसिनल प्लांट जिसके बार्क से हमको ये केमिकल एक्सट्रैक्ट होता है और हम इसको मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, राइट। नेक्स्ट ड्रग क्या है, डेराप्रिम। डेराप्रिम एक ऐसी ड्रग है जो वेरी वेरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जिसका रिजल्ट हमको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिम्टम्स से रिकवरी या फिर पेशेंट इस ड्रग को, अगर ये ड्रग हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो रिकवरी का रेट बहुत फास्ट है, ये बहुत इफेक्टिव है। इट किल्स द पैथोजन इन आरबीसीज एंड लिवर सेल, ठीक है। आपको पता है कि प्लाज्मोडियम का वायरस अटैक कहाँ कहाँ पे करता है, हमारे लिवर सेल्स को रैप्चर करता है और आरबीसीज को रैप्चर करता है, राइट। तो ये डेराप्रिम जो ड्रग है इट किल्स द पैथोजन, मतलब प्लाज्मोडियम जो हमारे आरबीसी और लिवर सेल्स में प्रेजेंट है ये उनको सीधा क्या करना स्टार्ट करता है, इनको किल करना स्टार्ट करता है। इसके अलावा एक ड्रग और है जो बहुत रिसेंटली अभी यूज होना स्टार्ट हुई है, मतलब पैथोजन टारगेट मलेरिया के ट्रीटमेंट में जो सबसे नई दवा है वो कौन है, मेफ्लोक्विन। मेफ्लोक्विन इज द मोस्ट रिसेंट ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक है। तो ये 3 ड्रग्स हैं, क्यूनाइन, डेराप्रिम और मेफ्लोक्विन। दीज आर द 3 ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, ठीक है। यहाँ पे मलेरिया वाला
जो डिजीज है यहाँ पे ये लास्ट वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में हम नई डिजीज डिस्कस करेंगे। थैंक यू।